और मोहम्मद अभियान को लेकर सड़क पर सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले भाईजान अब जबरन हिंदुओं से भी आई लव मोहम्मद के नारे लगवा रहे हैं। बागपत में एक हिंदू छात्र को चाकू दिखाकर ऐसा ही नारा लगवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब हिंदू छात्र ने नारा नहीं लगाया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। मोहम्मद के लिए मर मिटने का नारा लगाने वाले भाईजान अब मिटाने पर भी आमादा हो गए। सीधे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बागपत में इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र से जबरन नारा लगवाने की कोशिश के दौरान मुस्लिम लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि हिंदू छात्र को स्कूल में ही पढ़ने वाले रेहान ने अपने साथियों के साथ घेर लिया। चाकू दिखाकर हिंदू छात्र से जबरन आई लव मोहम्मद का नारा लगाने को कहा। हिंदू छात्र ने इनकार किया तो रेहान ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने छात्र की जान बचाई। इस दौरान आरोपी रेहान अपने साथियों के साथ यहां से फरार हो गया। तो उन्हें मैं छोटी मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल, रेहान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुंह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो भी मेरे पे मार पिटाई करने लगे। फिर मैं आस पड़ोसी घर वालों ने बचाया था उनके। पीड़ित छात्र के मुताबिक रेहान स्कूल में पढ़ने वाले छोटे हिंदू बच्चों से भी जबरन आई लव मोहम्मद का नारा लगवाता था। रेहान स्कूल में पढ़ता है मेरे। इससे पहले भी कोई आपके साथ में घटनाक्रम हुआ है? हाँ जी, ये स्कूल के बाहर छोटे बाल को बुलवाते हैं, आई लव मोहम्मद, अपना दबाव बनाते हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं हूं मोहम्मद अभियान के तहत मुस्लिम पक्ष ने सीधे चेतावनी दी है कि मोहम्मद नहीं हटेंगे, लेकिन मोहन सरकार हट जाएगी। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर दर्ज हुए केस पर भी तंज कसते हुए सवाल पूछा कि क्या अब मोहम्मद नाम लगाने पर भी एफआईआर दर्ज होगी? सरकार हटे आएगी, नाम नहीं हटेगा। अरे भाईजान तो बवाल ही निकल गया। ये इनकी जज्बात हैं, ये हमारे मुसलमानों की यही जज्बात हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों के जज्बातों का ख्याल किया जाए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर विवाद छिड़ा तो अब मैं हूं मोहम्मद अभियान को शुरू कर दिया गया है, जिसमें हर मुस्लिम से अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने के लिए कहा गया है। भोपाल में मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया कि सरकार हट जाएगी, लेकिन मोहम्मद नाम नहीं हटेगा और हर मुस्लिम अब अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाएगा। सरकार हटे आएगी, नाम नहीं हटेगा। अरे भाईजान तो बवाल ही निकल गया। ये इनकी जज्बात हैं, ये हमारे मुसलमानों की यही जज्बात हैं। हम इसीलिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों के जज्बातों का ख्याल किया जाए। रहेगा जब तक नबी का नाम, जब तक नाम में नबी का नाम मोहम्मद लगा रहेगा। मस्जिद में मौजूद मौलाना ने साफ कर दिया कि मोहम्मद नाम रखने पर अगर उन पर केस हुआ तो वो इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन नाम नहीं हटाएंगे। सवाल और किया था कि यदि आपके ऊपर कहीं केस ना लग जाए तो हम ऐसे केस लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दीपावली के मौके पर दूसरे धर्म के लोगों और अभिनेताओं से पटाखों पर ज्ञान न देने की अपील की। साथ ही आई लव मोहम्मद की आड़ में सिर तन से जुदा का नारा लगाने वालों को भी साफ कर दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सिद्धि विनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद हो। दीपावली के मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। साथ ही बकरीद, ताजिया का हवाला देते हुए दूसरे मजहब वालों और अभिनेताओं से पटाखे पर ज्ञान न देने की अपील की। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें। ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि हिंदुस्तान कभी सिर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं, पर आई लव महादेव भी बुरा नहीं। पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा, ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि भारत में सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।
और अवैध पटाखों के खिलाफ योगी फोर्स का अभियान पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा है। बाजारों में विस्फोटक और अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों में हो रहे धमाकों को रोकने के लिए लोगों को इस बारूदी विस्फोट से बचाने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी आदेश जारी किया, जिसके बाद कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। दिवाली के मौके पर अवैध पटाखों से हो रहे विस्फोट की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स बड़ा अभियान चला रही है। लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, बलिया, प्रयागराज और सीतापुर में इस अभियान के तहत कई 100 किलो अवैध पटाखों को पुलिस ने जब्त किया। अवैध पटाखा बनाने वाले कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। इस एक्शन की वजह भी साफ है कि यूपी में बारूद से जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। अवैध पटाखा अभियान के तहत योगी फोर्स ने लखीमपुर खीरी के अलग अलग जगहों पर छापा मारकर 500 किलो से ज्यादा अवैध पटाखों को जब्त किया। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे अवैध पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। कुशीनगर में पुलिस ने करीब 50 किलो बारूद और 3 लाख रुपए की कीमत के अवैध पटाखों को जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस प्रशासन की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखों को जब्त किया। बताया गया कि लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद वहां चोरी छिपे पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। संगम नगरी प्रयागराज में भी योगी फोर्स ने इस अभियान के तहत फूलपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद किए। साथ ही शमीम अहमद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। और बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है, लेकिन बीजेपी को ब्रांड योगी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर रखे गए हैं। इस दौरान योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ब्रांड योगी की जबरदस्त डिमांड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर जगह दी है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से बिहार में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे, जिसका असर करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। ये रैलियां मुख्य रूप से उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में होंगी, जहां यूपी की सीमाएं लगती हैं और रीति रिवाज भी मिलते जुलते हैं। इन इलाकों में मिथिलांचल और सीतामढ़ी जैसे जिले शामिल हैं, जहाँ माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम भी है। वहीं मिथिला और अवध का धार्मिक सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराना माना जाता है। बीजेपी की रणनीति साफ है, बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और हिंदुत्व की छवि को भुनाने की पूरी तैयारी। तो आपने देखा कि ब्रांड योगी की डिमांड अब हाई है। बीजेपी ने नॉमिनेशन के दौरान जिन नेताओं को बिहार में बुलाया है, उसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त टॉप पर हैं। बिहार चुनाव नॉमिनेशन में जो दिग्गज आ रहे हैं उनकी लिस्ट जरा देख लीजिए। 11 मुख्यमंत्री हैं, 10 केंद्रीय मंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री होंगे, 3 सांसद रहेंगे। कितने दिग्गज रहेंगे इसकी लिस्ट हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। और मिशन बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव में खासकर योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है, लेकिन नॉमिनेशन के दौरान भी उत्तर प्रदेश के नेताओं का महाजुटान होने वाला है। बिहार चुनाव नॉमिनेशन में जो यूपी के नेता हैं उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार। योगी आदित्यनाथ रहेंगे 16 अक्टूबर को और ब्रजेश पाठक जो हैं वो 15 अक्टूबर को रहेंगे, जो डिप्टी सीएम है। इसके साथ ही एक और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बिहार में रहेंगे। और इसके साथ साथ रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं और भोजपुरी सिनेमा। और बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित रैली को लेकर अररिया के लोगों की राय भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की रैली से बिहार, जिसमें खासकर सीमांचल के इलाके में काफी फायदा होगा। हम लोग को सीमांचल में खास करके योगी जी का जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बहुत उम्मीद है। जो यहाँ जो भी कचरा बचा हुआ है वो योगी जी का मार्गदर्शन में साफ होने में आसानी होगी। माननीय योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश के नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में वो जाते हैं, बिहार भी आवे, बिहार में खास के सीमावर्ती एरिया में आवे। जो यहाँ कुछ कचरा बच गए हैं उसका सफाई कैसे हो। खासकर योगी जी आ रहे हैं अगर सीमांचल में तो बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। ये भी हम चाहते हैं कि वो बुलडोजर अपने साथ लेकर आए। और योगी जी जो
मुख्यमंत्री बन के जो काम किए और इतना अच्छा काम किए हैं। और आइए अब जरा ये भी समझते हैं कि योगी की डिमांड बिहार में क्यों हो रही है, क्यों हर नेता ये चाह रहा है कि उनकी रैली में योगी आ जाएं। तो फिर उसकी वजह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट है वो बताता है। अब जरा देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में 4 सीटों पर प्रचार किया और 4 सीट पर ही जीते, यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इसके साथ साथ एक और राज्य की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ गए, 20 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी स्ट्राइक रेट 95% रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा चुनाव पर भी एक नजर डालते हैं। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने, 13 सीटों पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट करीब करीब 70% के आसपास रहा। झारखंड चुनाव की बात करें तो 13 सीटों पर प्रचार किया, 5 पर जीत दर्ज की, उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 40% रहा। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर आ जाते हैं, अभी हाल ही में हुए हैं। 9 सीटों पर प्रचार किया था, 7 पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट करीब करीब 80% रहा है। और यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच सहमति नहीं बन सकी है, लेकिन कांग्रेस ने 13 अक्टूबर तक फैसला करने की चेतावनी दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में जिन सीटों पर पेच फंसा है उन पर बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दिया है, किसी भी हाल में 13 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फैसला कर लिया जाए, वरना पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान खुद करेगी। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। माना जा रहा है दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, जिससे सीट बंटवारे का फॉर्मूला और गठबंधन की रणनीति पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। गठबंधन हो जाएगा, आज गठबंधन हो जाएगा, बात हो रही है। और बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में कई दौर की बैठकों के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों की माने तो ये 5 सीटें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 5 सीटें हैं बैसी जो पूर्णिया की सीट है, इसके साथ साथ बहादुरगंज किशनगंज की सीट, रानीगंज अररिया की सीट, कहलगांव भागलपुर की सीट और सहरसा। ये वो सीटें हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने रानीगंज, सहरसा और बैसी से चुनाव लड़ा और कहलगांव और बहादुरगंज कांग्रेस के खाते में गए थे। इन सीटों पर दोनों ही दलों को हार का सामना करना पड़ा था। अब सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस से कहलगांव और बहादुरगंज ये दोनों सीटें लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस इनके बदले में रानीगंज, सहरसा और बैसी की डिमांड कर रही है। ये पिछली बार का जो आंकड़ा है वो इस वक्त आपके सामने है और इसीलिए इन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अभी तक कोई स्पष्ट फैसला हो नहीं सका है। उधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ, लेकिन पटना में टिकट को लेकर अभी से टकराव होने लगा है। हंगामे की ये तस्वीर पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर की है, जहां आरजेडी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वजह बनी मसौढ़ी विधानसभा सीट के टिकट को लेकर नाराजगी। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मसौढ़ी विधानसभा सीट से टिकट को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ी कि कार्यकर्ताओं ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की गाड़ी तक को घेर लिया। आरजेडी समर्थकों का आरोप है कि मसौढ़ी की मौजूदा विधायक ने इलाके में कोई काम नहीं किया, इसलिए पार्टी को इस बार टिकट किसी नए उम्मीदवार को देना चाहिए। मसौढ़ी के विधायक को इस बार टिकट न दिया जाए, इसको लेकर लगातार कई दिनों से कार्यकर्ता यहां हंगामा कर रहे हैं और अभी तेजस्वी यादव यहां से निकल रहे हैं तो कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी इस गाड़ी में मौजूद है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर लगातार यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से समर्थक टिकट बदलने की मांग को लेकर राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी,
पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब इस बयान पर कांग्रेस के भीतर ही नाराजगी है, तो बीजेपी ने चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। Blue Star was the wrong way, and I agree. Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इसी बयान पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक कार्यक्रम के दौरान पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका उचित नहीं था। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. Blue Star was the wrong way, and I agree. Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. और अब जरा जल्दी से यह भी समझ लीजिए कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। दरअसल जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई हुई थी। जनरल सिंह भिंडरावाले वहां पर छिपा हुआ था। भिंडरावाला खालिस्तान की डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था। स्वर्ण मंदिर को उसने अपना अड्डा बना लिया था। पंजाब में आतंक और अशांति फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां पर सेना भेज दी और सेना ने भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। कार्रवाई के बाद सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार और अब इसको गलती बता रहे हैं पी चिदम्बरम। चिदम्बरम के इस बयान पर राजनीतिक बवंडर मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश तोड़ने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस के भीतर भी चिदम्बरम के इस बयान पर अभी असहमति है। 50 साल के बाद चिदम्बरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। पी चिदम्बरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन 2 अब भी फरार हैं। गैंगरेप की इस घटना पर बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान में सड़क जाम करके प्रदर्शन किया और ममता सरकार को बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर इलाके के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने सुनसान इलाके में 10 अक्टूबर की रात 8 से 10 बजे के बीच गैंगरेप हुआ। डिनर के लिए अपने दोस्त के साथ निकली MBBS की छात्रा को कैंपस के पीछे से कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए और जंगल में उसका गैंगरेप किया। इस दौरान उसका दोस्त वहां से भाग गया। पीड़ित लड़की ओडिशा की रहने वाली है। शुक्रवार रात को 8 बजे वो कैंपस से निकला। उसी का बाद इस जंगल पे आए थे उस दोस्त का साथ एवं वहीं पे बाहर का 5 लड़का लेकर उसका बलात्कार किया है एवं उस जगह को 36 घंटा बाद पुलिस कॉर्डन किया है। बंगाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया। छात्रा से गैंगरेप पर महिला आयोग ने भी सवाल उठाए। उसके सुचार वगैरह लगे हैं, वो ठीक है, अब स्टेबल है, लेकिन बहुत वीक। और दूसरी है कि वो मेंटली इतना स्टबर्न हो गए कि बात करना भी उसको ठीक से नहीं आ रहा है। इस गैंगरेप ने 2024 के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुए रेप केस के जख्मों को फिर ताजा कर दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि दीदी के राज में कब रुकेगी दरिंदगी। और गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर विवाद हो गया है। दीदी ने पहले तो घटना की निंदा की, लेकिन बाद में ये दलील देने लगी कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आई एम शॉक्ड टू सी द इंसिडेंट, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time.
they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me, when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach, what action is being taken by the Odisha government? और उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी की ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि योगी फोर्स अब फुल ऑन एक्शन मोड में है। चाहे लखनऊ हो या फिर प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो या फिर उन्नाव, ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सहारनपुर में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।